यहाँ मैं आपके लिए हॉलीवुड की कुछ बेहतरीन सर्वाइवल मूवीज को एक्सप्लेन करता हूँ। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही सर्वाइवल मूवी लेकर आया हूँ जिसे देखकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस मूवी में ऐसा क्या है जिस वजह से इस मूवी के लीड एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो को बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड मिला था, ये जानने के लिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है जंगल से, जहां हम देखते हैं कि एक अमेरिकन हंटर जिसका नाम ह्यूज ग्लास होता है वो अपने बेटे के साथ जंगल में शिकार कर रहा होता है। ये समय सन 1823 के आसपास का होता है। ह्यूज एक ग्रुप के साथ काम करता है जिनको ट्रैपर्स कहा जाता है। दरअसल ये लोग जंगली जानवरों को मारकर उनकी खाल को बेचते हैं। अब जब ये लोग यहाँ से शिकार कर वापस जा रहे होते हैं तो तभी इनके ग्रुप पर आदिवासियों का हमला हो जाता है। आदिवासियों ने इन पर इसलिए हमला किया होता है क्योंकि आदिवासियों का जो सरदार होता है उसकी बेटी किडनैप हो चुकी होती है, इसलिए वो गुस्से में आकर बाकी सभी ग्रुप्स पर हमला कर देता है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि इन्होंने उसकी बेटी को किडनैप नहीं किया है। अब यहाँ ह्यूज ग्लास के ग्रुप के कई लोग मारे जाते हैं और ह्यूज अपने बेटे हॉक को लेकर यहाँ से भाग जाता है। इसके साथ कई और भी लोग होते हैं जिनमें इनके ग्रुप का कैप्टन एंड्रयू हेनरी भी होता है। ये लोग नाव में बैठकर पानी वाले रास्ते से आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद ग्लास इन सभी से कहता है कि अगर हम ऐसे ही पानी वाले रास्ते से आगे बढ़ते रहे तो हम जल्द ही उन आदिवासियों का शिकार बन सकते हैं, इसलिए हमारे लिए बेहतर ये होगा कि हम लोग जंगल वाले रास्ते से जाएं। लेकिन इनमें से एक आदमी होता है जिसका नाम जॉन होता है, वो इनको जंगल में जाने के लिए मना करता है, पर ग्लास उसको समझाता है कि जंगल बहुत बड़ा है जहाँ पर हम उन आदिवासियों से छुप कर रह सकते हैं, पर अगर हम इस नदी के सहारे आगे बढ़ते रहे तो जल्दी वो आदिवासी हमें चारों तरफ से घेर लेंगे, इसलिए हमारी भलाई इसी में है कि हम जंगल वाले रास्ते से अपना सफर शुरू करें। जॉन फिर भी ग्लास की बात नहीं मानता। इसी बीच इनका कैप्टन जॉन से कहता है कि ग्लास इस जंगल को हमसे बेहतर जानता है, इसलिए हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। अब ये लोग अपनी नाव को छोड़कर जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते हैं। यहाँ आकर इनका कैप्टन इनको कहता है कि हमारे पास रखे चमड़े को हमें यहीं छुपा देना चाहिए, क्योंकि इतने सारे सामान को लेकर हम इस बड़े और घने जंगल में आगे नहीं घूम सकते, इसलिए हम बाद में आकर इन चमड़ों को यहाँ से लेकर जाएंगे। ये लोग ऐसे ही करते हैं। ये यहाँ सभी चमड़ों को छुपा देते हैं और फिर अपनी बोट को पानी में छोड़ देते हैं ताकि आदिवासियों को ये लग सके कि ये यहाँ से नदी वाले रास्ते से भाग चुके हैं। अब जिन लोगों ने ये बोट नदी में छोड़ी होती है वो इनके साथ ना आकर इस बोट में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं, पर यहाँ दुख की बात ये होती है कि वो लोग आगे जाकर उन आदिवासियों के शिकार बन जाते हैं, जिससे ये साबित होता है कि ग्लास सही बोल रहा था। अब बाकी के बचे हुए लोग अपना सफर जंगल में ही जारी रखते हैं। काफी देर पैदल चलने के बाद ये लोग एक जगह पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। अब जब ये सभी लोग आराम कर रहे होते हैं तो गिलास शिकार करने के लिए चला जाता है। उसे जंगल में भालू के 2 बच्चे दिखते हैं जिन पर वो निशाना लगाने वाला होता है कि तभी ग्लास को अपने पीछे कुछ हलचल महसूस होती है। जब ये पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ इन दोनों बच्चों की माँ होती है जो कि पलक झपकते ही ग्लास पर हमला कर देती है। दोस्तों, ये भालू ग्लास पर इतनी बेरहमी से हमला करता है कि ग्लास को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। फिर ग्लास एकदम से चुपचाप हो जाता है और मरने की एक्टिंग करता है, जिससे वो मादा भालू इसको मरा हुआ समझकर यहाँ से अपने बच्चों के पास चली जाती है। इसी मौके का फायदा देखकर ग्लास अपने पास रखी एक बंदूक उठाता है और भालू को मारने लगता है, लेकिन वो मादा भालू एक बार फिर से ग्लास पर हमला कर देती है। अब यहाँ ग्लास ने अपनी बंदूक से भालू को एक गोली मार दी होती है, जिससे भालू दर्द से बौखला जाता है और ग्लास के गले को चीर देता है। भालू ने इस बार ग्लास पर इस कदर हमला किया होता है कि ग्लास के पूरे शरीर से खून निकल रहा होता है, लेकिन गोली लगने की वजह से भालू का भी काफी सारा खून बह चुका था, जिस वजह से वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। इसी मौके का फायदा देखकर ग्लास अपने चक्कू को अपनी जेब से बाहर निकालता है और भालू को इस चक्कू से चीरना शुरू कर देता है। ये यहाँ उस भालू को मारने में कामयाब रहता है। भालू ग्लास के ऊपर गिर जाता है और ग्लास भी अब बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद ग्लास के साथी ग्लास को ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाते हैं। वो सभी देखते हैं कि ग्लास जख्मी हालत में भालू के नीचे लेटा होता है। अब जैसे ही ये लोग भालू को ग्लास के ऊपर से हटाते हैं तो ये देखते हैं कि ग्लास के शरीर में कोई ऐसा अंग नहीं होता जिसको भालू ने अपने पंजों से ना चीरा हो। कैप्टन इसकी ये हालत देखकर इसके शरीर पर टांके लगाने लगता है ताकि इसका खून रुक सके, लेकिन ग्लास को यहाँ इतना दर्द हो रहा होता है कि वो एक बार फिर से यहाँ बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद कैप्टन ग्लास के गले पर भी टांके लगा देता है, जो कि पूरी तरीके से चिरा हुआ था। अब ये लोग ग्लास को लेकर यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं, पर आगे चलने के बाद एक जगह ऐसी आती है जहाँ पर अकेले इंसान को भी चलने में कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में ये लोग ग्लास को अपने साथ और आगे तक नहीं ले जा सकते। फिर ये सभी लोग एक जगह पर आकर रुक जाते हैं और इनमें से एक जिसका नाम जॉन होता है, जो कि पहले से ही ग्लास और उसके बेटे से नफरत करता है, वो इनको कहता है कि अगर हम इसके सहारे जंगल में चलते रहे तो बहुत जल्द वो आदिवासी हमको ढूंढकर हमें मार देंगे।
इसलिए हमारी भलाई इसी में है कि हम इसको छोड़कर यहाँ से आगे बढ़े। इसकी बात सुनकर कैप्टन ये डिसाइड करता है कि ये लोग ग्लास को यहीं छोड़ देंगे। पर ग्लास जो कि पहले से बहुत जख्मी हालत में होता है और लगभग अब वो मरने की कगार में होता है, तो कैप्टन उसे इस हालत में नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए वो इसकी तरफ अपनी बंदूक तान देता है और इसको मारने लगता है। ग्लास का बेटा हॉक कैप्टन को ऐसा करने से मना करता है। इसके बाद कैप्टन को भी इस पर दया आ जाती है और ये इसको नहीं मारता, लेकिन वो यहाँ इन सब से कहता है कि जो भी ग्लास के साथ यहाँ पर रुकेगा मैं उसको $70 दूंगा। ये सुनकर ग्लास का बेटा और एक लड़का जिसका नाम ब्रीजर होता है वो कहते हैं कि चाहे हमें पैसे दो या ना दो पर हम इसके साथ रुकेंगे। अब जॉन जो कि ग्लास से पहले से ही नफरत करता है वो यह कैप्टन से कहता है कि $70 बहुत कम है, मैं इस काम के पूरे $100 लूंगा। कैप्टन इसकी बात मान लेता है और फिर ये 3 लोग ग्लास के साथ यहाँ रुकते हैं और बाकी के लोग कैप्टन के साथ चले जाते हैं। अगले दिन जॉन एक जगह पर बैठकर ग्लास के मरने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन ग्लास जो कि इतनी बुरी हालत में है वो गिव अप नहीं कर रहा होता। इसी बीच ग्लास का बेटा और वो दूसरा लड़का ब्रीजर शिकार पर चले जाते हैं। तभी जॉन ग्लास के पास आता है और इसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मरना चाहते हो पर तुम मर नहीं पा रहे हो। इस काम में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर मैंने तुम्हें गला दबाकर मार दिया तो सभी यही समझेंगे कि तुम अपने आप मरे हो, और अगर तुम ऐसे ही जिंदा रहे तो हम तुम्हारे साथ यहीं फंसे रह जाएंगे, जिससे वो आदिवासी हमें ढूंढकर हमें मार देंगे, जिसमें तुम्हारा बेटा भी मारा जाएगा। तो अगर तुम अपने बेटे को उन आदिवासियों से बचाना चाहते हो तो तुम जल्दी से मेरे हाथों मर जाओ। जॉन कहता है कि अगर तुमने अपनी पलकें झपका ली तो मैं ये समझूंगा कि तुम मरने के लिए तैयार हो, लेकिन ग्लास यहाँ मरना नहीं चाहता। वो यहाँ बहुत देर तक अपनी आंखें खुली रखता है पर वो कब तक अपनी पलकें नहीं झपकाता। फिर थोड़ी देर बाद ग्लास अपनी पलकें झपका लेता है, जिससे वो ग्लास का गला दबाने लगता है। पर इसी बीच ग्लास का बेटा हॉक यहाँ आ जाता है और वो यहाँ जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि वो तीसरा आदमी इसकी आवाज सुनकर यहाँ आ सके और इसके बाप को बचा सके। लेकिन जॉन गुस्से में आकर अपना खंजर निकालकर इसको मार देता है। ग्लास दूर से ये सब देख रहा होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। जॉन जल्दी से ब्रीजर के आने से पहले ही हॉक की लाश को छुपा देता है और जब ब्रीजर आता है तो वो जॉन से कहता है कि हॉक कहाँ है। जॉन कहता है कि वो अभी यहाँ नहीं आया। इधर ग्लास ब्रीजर को बताने की कोशिश करता है पर ब्रीजर इसकी बात नहीं समझ पाता। थोड़ी देर बाद जॉन फिर से परेशान हो जाता है क्योंकि ग्लास अभी भी मरने का नाम नहीं ले रहा। ये देखकर जॉन यहाँ अपनी एक और चाल चलता है। ये अगली सुबह ब्रीजर से कहता है कि मैंने 20-25 आदिवासियों को नदी के किनारे देखा है और वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। ये सुनकर ब्रीजर बहुत डर जाता है और वो अपना सामान लेकर यहाँ से भागने की तैयारी करता है। पर ये जॉन से कहता है कि हॉक कहाँ है, वो अभी तक क्यों नहीं आया। जिसके जवाब में जॉन इसे कहता है कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें इन दोनों बाप बेटों को यहीं छोड़कर यहाँ से तुरंत निकलना होगा। इसके बाद ब्रीजर ग्लास के बारे में कहता है कि फिर इसका क्या होगा। जॉन कहता है कि इसको हम एक खड्डे में खोद कर दफना देते हैं। ब्रीजर जॉन को ऐसा करने से मना करता है पर जॉन ग्लास को जिंदा ही एक खड्डे में दफना देता है और फिर जॉन और ब्रीजर यहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ग्लास हिम्मत जुटाकर यहाँ से बाहर निकलता है और रैंग रैंग कर यहाँ से अपने बेटे की डेथ बॉडी के पास जाता है। यहाँ आकर ये बहुत रोता है क्योंकि इसको इस बात का पछतावा होता है कि ये अपने बेटे को नहीं बचा सका। काफी देर बाद ग्लास ये डिसाइड करता है कि ये यहाँ से इसी हालत में जंगल से बाहर निकलेगा और जॉन से अपने बेटे की मौत का बदला लेगा। इधर ब्रीजर को रास्ते में पता चल जाता है कि जॉन झूठ बोल रहा था, इनके पीछे कोई आदिवासी नहीं आ रहे। इस बात पर ये जॉन से गुस्सा करता है और कहता है कि हमने ग्लास और हॉक के साथ सही नहीं किया। इधर ग्लास अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है। वो यहाँ से किसी भी हालत में बाहर निकलना चाहता है, इसलिए ये अपने बेटे को यहीं छोड़कर यहाँ से रेंगता हुआ आगे बढ़ता है। दोस्तों, अब ग्लास का असली इम्तिहान शुरू होता है। ये रेंगता हुआ नदी के किनारे तक पहुँचता है। यहाँ आकर ये अपनी बोतल में पानी भरकर पीने लगता है, लेकिन जैसे ये पानी पीता है तो सारा पानी इसके गले से बाहर निकल जाता है क्योंकि भालू ने इसके गले को चीर दिया था, जिस वजह से वो सारा पानी इसके गले से बाहर निकल आता है। अब इसको लगता है कि अगर इसने अपने गले का जख्म नहीं भरा तो ये कुछ भी खा नहीं सकेगा, इसलिए इसको यहाँ एक आइडिया आता है। इसके पास थोड़ा सा बारूद होता है जिससे ये आग जलाता है और उस आग को ये अपने गले पर लगाता है, जिससे इसकी गले की स्किन आपस में चिपक जाती है। पर इसको ऐसा करने में इतना दर्द होता है कि वो दर्द इसके बर्दाश्त से बाहर होता है। इधर हम देखते हैं कि कैप्टन और बाकी के बचे हुए लोग फोर्ट के पास पहुंच जाते हैं और इस तरफ जॉन और ब्रीजर भी फोर्ट की तरफ बढ़ते रहते हैं। अब यहाँ ग्लास जो पहले से ही काफी जख्मी होता है, उसे अपने सामने कुछ आदिवासी नजर आते हैं। वो आदिवासी भी इसको दूर से ही देखकर इस पे हमला करते हैं, लेकिन ग्लास जो कि ठीक तरीके से चल भी नहीं पा रहा था, वो इन आदिवासियों से बचने के लिए नदी में कूद जाता है। नदी का पानी काफी ठंडा होता है, लेकिन ये उन आदिवासियों से बचकर अपनी जान बचा लेता है। अब अगले दिन जब ग्लास की आंख खुलती है
तो ये देखता है कि इसके जख्म पहले से भी खराब हो चुके हैं और अब वो धीरे धीरे सड़ने लगे हैं। इसके बाद जब इसको यहाँ भूख लगती है तो ये एक मछली पकड़ता है जिसे कच्चा ही खाना शुरू कर देता है। फिर रात होती है और ये देखता है कि इससे थोड़ी दूर किसी ने आग जलाई है। ये देखकर ये धीरे धीरे उस तरफ चलकर जाता है। वहाँ आकर इसको पता चलता है कि वहाँ एक आदमी है जो कि आग जलाकर जंगली भैंसे का मांस खा रहा है। वो आदमी ग्लास को देखकर इस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी ग्लास उसके नीचे बैठ जाता है और उसको इशारे से समझाता है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अब वो आदमी जिसका नाम हिकुक होता है वो ग्लास की बात समझ जाता है और फिर ये दोनों साथ बैठकर जंगली भैंसे का मांस खाते हैं। अब जब सुबह होती है तो हिकुक ग्लास के जख्मों को देखकर ग्लास से इसका कारण पूछता है। फिर ग्लास उसको पूरी बात बताता है कि कैसे उस पर भालू ने अटैक किया और फिर इसके लोगों ने इसे मरने के लिए छोड़ दिया। ये सुनकर हिकुक भी इसको अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे उसने भी अपने लोगों को खो दिया। फिर ये दोनों यहाँ से एक घोड़े पर सवार होकर अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। इधर जॉन और ब्रिजर फोर्ट तक आ जाते हैं, पर जॉन ब्रिजर से कहता है कि हमने जो भी किया उसके बारे में कैप्टन को नहीं पता चलना चाहिए और अगर उनको पता चल गया तो वो हम दोनों को जान से मार देगा। अब ये दोनों कैप्टन के पास आते हैं और उनको पूरी बात बताते हैं कि ग्लास मर चुका है, जिसे हम दोनों ने जंगल में कहीं दफना दिया है और उसका बेटा जंगल में कहीं गायब हो गया है जिसका हम दोनों को पता नहीं चल सका। कैप्टन इनकी बात सुनकर इनको पैसे देता है, लेकिन ब्रिजर पैसे नहीं लेता और यहाँ से उठकर चला जाता है। यहाँ कैप्टन को जॉन की बातों पर शक होता है कि वो झूठ बोल रहा है। इधर हम देखते हैं कि ग्लास घोड़े पर बेहोशी की हालत में होता है और तभी वहाँ बर्फीला तूफान आ जाता है। हिकुक इस तूफान से बचने के लिए रुक जाता है और तूफान थमने तक वो ग्लास के जख्मों को ठीक करने की कोशिश करता है। अगली सुबह जब तूफान शांत होता है तो ग्लास देखता है कि हिकुक वहाँ नहीं है। जब वो उसको अपने आसपास ढूंढता है तो वो देखता है कि हिकुक की बॉडी एक पेड़ के ऊपर लटकी हुई है। ग्लास बिल्कुल समझ नहीं पाता कि इसको किसने मारा, लेकिन तभी ये देखता है कि इससे काफी दूरी पर फ्रेंच शिकारी होते हैं जिनके साथ उन आदिवासियों के सरदार की बेटी होती है, जिससे ग्लास समझ जाता है कि इन लोगों ने इस लड़के को किडनैप किया है, लेकिन वो आदिवासी समझते हैं कि हम अमेरिकन ने उनकी बेटी को किडनैप किया है। इसके बाद ग्लास यहाँ से निकलने की तैयारी करता है, लेकिन ग्लास देखता है कि उन सभी का लीडर उस लड़की का रेप करने के लिए उसे अपने साथ जबरदस्ती लेकर जा रहा था। ग्लास को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और ये चुपके से पीछे से जाकर उसे अपने गन पॉइंट पर ले लेता है। ग्लास उस लड़की को वहीं रुकने के लिए कहता है और खुद घोड़ा लेने के लिए चला जाता है ताकि वो इस लड़की को अपने साथ लेकर यहाँ से जा सके। पर उस लड़की को इस फ्रेंच शिकारी पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो ग्लास के आने से पहले ही अपने चाकू से इस आदमी का प्राइवेट पार्ट काट देती है, जिससे वो आदमी दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगता है और फिर यहाँ जितने भी फ्रेंच शिकारी होते हैं वो उसकी आवाज़ सुनकर ग्लास का पीछा करने लग जाते हैं। पर ग्लास यहाँ से अपने घोड़े पर बैठकर भागने में कामयाब होता है। अगले दिन ग्लास एक जगह पर आराम कर रहा होता है कि तभी वो आदिवासी इस पर हमला कर देते हैं। ग्लास इन सब से बचने के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर यहाँ से भाग जाता है। अब आगे जाकर ग्लास देखता है कि रास्ता खत्म हो चुका है और इसके सामने खाई होती है, पर ग्लास उसकी परवाह करे बिना अपने घोड़े समेत उसमें कूद जाता है। अब इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद इसका घोड़ा मर जाता है, पर ग्लास पेड़ों के सहारे नीचे गिरा था और ये जिस जगह पर गिरा था वहाँ बर्फ की परत मोटी थी, जिस वजह से इसकी जान बच जाती है। अब ग्लास उन आदिवासियों से तो बच जाता है, लेकिन इसके सामने यहाँ एक और मुसीबत आ जाती है। ये देखता है कि यहाँ अब बर्फ का तूफान आने वाला है। जब ये वहाँ से उन आदिवासियों से बचकर भाग रहा था तो वो भालू की खाल जिसको ये अपने ऊपर लेकर सोता था वो वहीं रह गई है, इसलिए अब ये इस भयंकर ठंड से बचने के लिए इस घोड़े का सहारा लेता है। ग्लास इस मरे हुए घोड़े के पेट को चीरकर उसमें से सारी आंतों को बाहर निकालकर वो इस घोड़े के पेट के अंदर सो जाता है ताकि ये इस भयंकर ठंड से खुद को बचा सके। ग्लास पूरी रात इस घोड़े के पेट में ही सोकर गुजारता है और जब अगले दिन तूफान शांत होता है तो ये यहाँ से बाहर निकलकर अपना आगे का सफर शुरू करता है। इधर फोर्ट में एक फ्रेंच शिकारी कैप्टन से मदद मांगने के लिए आता है। वो कैप्टन को बताता है कि हमारे कई साथी बर्फ में दबकर मर चुके हैं और कईयों को भेड़ियों ने मार दिया है। यहाँ इसके साथ एक बोतल होती है जो कि ब्रिजर ने ग्लास को तब दी थी जब वो उसको जिंदा दफना रहे थे, लेकिन जब ग्लास उस दिन उस फ्रेंच शिकारी से बचकर भाग रहा था तब ये बोतल उसकी वहीं रह गई थी, जो कि फ्रेंच शिकारी अपने साथ यहाँ लेकर आया है। इस बोतल को ब्रिजर पहचान लेता है और कहता है कि ये तो मेरी बोतल है जो कि मैंने ग्लास को दी थी। यहाँ ये सब सोचते हैं कि शायद हॉक अभी जिंदा है, इसलिए कैप्टन अपने साथियों के साथ हॉक को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है, लेकिन जंगल में इनको हॉक नहीं बल्कि ग्लास मिल जाता है। ग्लास को जिंदा देखकर यहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर कैप्टन ग्लास से पूछता है कि तुम जिंदा कैसे हो, जिसके जवाब में कैप्टन उसको पूरी बात बताता है।
ग्लास के मुंह से सच सुनने के बाद कैप्टन जॉन को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। इसके बाद जैसे ही कैप्टन जॉन को पकड़ने के लिए फोर्ट में आता है तो वो देखता है कि जॉन उसका सारा पैसा लेकर यहाँ से भाग चुका है। फिर एक दिन ग्लास से मिलने के लिए कैप्टन आता है तो ग्लास कैप्टन से कहता है कि जॉन अब मेरा शिकार है, उसने मेरे बेटे को मारकर मुझसे मेरी दुनिया छीन ली है, इसलिए उसको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इस काम में कैप्टन भी ग्लास का साथ देता है और अब ये दोनों जॉन को मारने के लिए जंगल में चले जाते हैं। अब यहाँ आकर कैप्टन ग्लास से कहता है कि ये जंगल बहुत बड़ा है, इसलिए हमें उसको अलग अलग होकर ही ढूंढना होगा। ये दोनों अलग अलग रास्तों से जाकर जॉन को ढूंढते हैं। कैप्टन को थोड़ी ही दूरी पर जॉन मिल जाता है, पर जॉन यहाँ कैप्टन को गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर ग्लास कैप्टन की तरफ आता है, पर तब तक कैप्टन मर चुका था और जॉन भी वहाँ से भाग चुका था। फिर ग्लास कैप्टन की बॉडी को घोड़े पर बैठाकर यहाँ से चला जाता है। आगे चलकर इसको जॉन देख लेता है और दूर से इसको गोली मार देता है, पर जब जॉन इसके पास आता है तो वो देखता है कि ये ग्लास नहीं होता, ये तो कैप्टन ही होता है। दरअसल ग्लास को पहले से ही पता था कि जॉन इस पर छुपकर वार करेगा, इसलिए जब ये कैप्टन की लाश को घोड़े पर चढ़ा रहा था तो इसने कैप्टन की पीठ पर एक लकड़ी रख दी थी जिससे उसकी कमर सीधी हो सके और कैप्टन आराम से सीधा होकर घोड़े पर बैठ सके। और ग्लास खुद कैप्टन बनकर पिछले वाले घोड़े पर मरने की एक्टिंग करता है। अब जैसे ही जॉन पीछे की तरफ देखता है तो ग्लास उस पर गोली चला देता है, लेकिन जॉन इससे बचकर यहाँ से भागने में कामयाब रहता है। पर इस बार ग्लास भी ये मौका अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए वो जॉन के पीछे भागना शुरू कर देता है। ये दोनों अब एक नदी के किनारे तक आ जाते हैं जहाँ इन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। जॉन कहता है कि मुझे मारना है तो मार दो, पर इससे तुम्हारा बेटा वापस नहीं आएगा। जिसके बाद ग्लास अपने खंजर को जॉन के पेट में घुसा देता है और कहता है कि बदला लेना हमारे हाथ में नहीं, ईश्वर के हाथ में है। ये कहकर ग्लास जॉन को नदी में धक्का दे देता है। थोड़ी दूर जाकर जैसे ही जॉन उस नदी से बाहर निकलता है तो उसे वहाँ मौजूद आदिवासी देख लेते हैं और उसको मार देते हैं। अब वो आदिवासी ग्लास की तरफ आते हैं, जिससे ग्लास को लगता है कि ये लोग उसे भी मार देंगे, पर वो लोग इसे नहीं मारते क्योंकि उनके साथ उनकी बेटी भी होती है। जिससे ग्लास ये समझ जाता है कि शायद इसने इन आदिवासियों को सब बता दिया है कि कैसे ग्लास ने इसको उन फ्रेंच शिकारियों से बचाया था। वो आदिवासी ग्लास को बिना नुकसान पहुंचाए यहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ